साथियों, जय भीम। मेरा नाम गीतम कुमार। आज हम आए हैं बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुलशन कुमार जी के निज आवास पर और उनके साथ हम बहुत लंबी चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम चलते हैं, जो सवाल हैं उन सवाल पर प्रकाश डालेंगे। सवाल हैं बहुजन राजनीति और वर्तमान की राजनीति और अपने जो महापुरुष हैं उनको लेकर के। तो हम चलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुलशन कुमार जी के पास। हाँ, तो सर, मेरा सवाल ये था कि भारत में जितनी बार पार्टियां बनी हैं, तो जो मूवमेंट है, मिशन है बाबा साहब को लेकर, वो किस पार्टी के लिए हैं और किस पार्टी को चलाने चाहिए? मेरा पहला सवाल यह है। सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं और आपके चैनल के माध्यम से मेरा उनको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और जैसा कि आपका सवाल है कि ये दरअसल आंदोलन किसको चलाना चाहिए, किस पार्टी को, मेरा मानना है कि बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं उन सबको ये आंदोलन चलाना चाहिए। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को शुरू हुए हजारों साल हो चुकी हैं। ये जो वैचारिक लड़ाई है ये तथागत बुद्ध से शुरू होती है और उसके बुद्ध के बाद ये शुरू होती हुई उस चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंबिसार, फिर उसके बाद में सम्राट अशोक, फिर सम्राट अशोक के बाद में जो है धीरे धीरे करके जो उनके वंशज आते गए। तो अंत में बृहदत्त की जब उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, उसके बाद में पूरे बौद्ध साम्राज्य को खत्म कर दिया गया और लाखों बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे गए और तमाम बौद्ध भिक्षुओं को डरा करके यहाँ से भगा दिया गया और पूरे बौद्ध साहित्य को, पूरे बौद्ध काल को, या मैं कहूँ कि पूरे बौद्ध एम्पायर को धीरे धीरे करके सम्राट अशोक का जो एम्पायर था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। और आखिर में 13वीं शताब्दी में जो आखिरी विश्वविद्यालय बचा था, बौद्ध धर्म का एक केंद्र था जिसमें हजारों हजार जो है अन्य विदेशी देश के जो नागरिक थे वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ब्राह्मणों ने जो है एक मुस्लिम शासक के हाथों जो है जलवा दिया गया। उसके बाद से ये जो लड़ाई थी ये बहुत धीमी पड़ गई। उसके बाद इसको वैचारिक स्तर पर, या मैं कहूँ कि साहित्य के स्तर पर संत कबीर ने लड़ा, संत रविदास जी ने लड़ा। उसके बाद में आधुनिक भारत से लड़ाई मैं देखता हूँ कि ये बहुत मजबूती से दोबारा शुरू हुई और इसको शुरू करने वाले सबसे पहले महामना ज्योतिबा फूले जी थे। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से दलित समाज का, पिछड़े समाज का शोषण होता है। हजारों साल से उनको हाशिए पर धकेल दिया गया है, शिक्षा से उनको वंचित कर दिया गया है, सुरक्षा उनकी किसी प्रकार की है नहीं और हथियार वो रख नहीं सकते और नौकरी उनके लिए है नहीं, रोजगार उनके लिए छोड़ा नहीं है। तो सारी चीज़ें जब उनके हाथ में नहीं है, उनको गुलाम बना करके रख दिया गया है। तो वो जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को वो चैलेंज किया ज्योतिबा फूले जी ने और उस व्यवस्था के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने साहित्य का भी सृजन किया। ज्योतिबा फूले जी ने कई सारी किताबें लिखी, जैसे एक किताब उन्होंने गुलामगिरी लिखी। गुलामगिरी में सबसे पहले ज्योतिबा फूले जी ने बताया कि लड़ाई दरअसल ब्राह्मणवाद की, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति के बीच में ये लड़ाई रही है और हजारों साल पुरानी लड़ाई है। इसको किस तरीके से लड़ना है वो तरीका भी जो है ज्योतिबा फूले जी ने बताया। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना करके उस मिशन को आगे बढ़ाया ज्योतिबा फूले जी ने। उससे छत्रपति साहू जी महाराज के हाथ में मिशन आया, उन्होंने इस मिशन को चलाया। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में मिशन आया और बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग जीवन के 40-42 साल, 45 साल इस मिशन मूवमेंट को दिए और बहुत मजबूती से बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम किया जो 2,500-3 हज़ार साल में दूसरे महापुरुषों को वो अवसर नहीं मिल पाया। बाबा साहब ने वो किया और पूरी जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था है और जो उस तरह के कानून जो चल रहे थे, उन सबको बाबा साहब ने अपनी कलम की ताकत से उनको ख़त्म किया और एक बेहतरीन संविधान हमको जो है बना करके दिया। तो जितने वंचित समाज के लोग हैं, मुझे लगता है ये सबकी लड़ाई है, चाहे वो दूसरी जो पार्टियां हैं, बसपा बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या आरजेडी हुई, या जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो एससी और ओबीसी की पार्टियां हैं, उनको समझना चाहिए ये मूवमेंट दरअसल उन्हीं का है। बाकी जो ऊंची जातियों की पार्टियां हैं भारत में, जो ब्राह्मण क्षत्रियों की पार्टियां हैं, वो इन पार्टियों को खत्म कर देने पर आमादा हैं, आप देखें, और हर तरीके का षड्यंत्र जो है करती रहती है, किसी भी तरीके से ये वैचारिकी आगे ना बढ़ पाए। तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को इस लड़ाई को जो है लड़ना चाहिए। लेकिन एक समय था जब इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा कई सारे लोगों ने बाबा साहब के जाने के बाद उठाया, जिसमें दलित समाज में मान्यवर साहब कांशीराम जी हुए, उन्होंने पहले बामसेप बनाया, फिर DS4 बनाया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई जो आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हम लोग देखते हैं, और पूरे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। प्रदेश में 4-4 बार सरकारें बनाई और महापुरुषों के नाम से बहुत सारे पार्क बनाए, चौक चौराहे बनाए, लाइब्रेरी बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, जिलों के नाम बनाए।
तो अपने जो इतिहास था महापुरुषों का उसको पुनर्जीवित करने का काम साहब कांशीराम जी ने किया। ललित सिंह यादव जी ने इस लड़ाई को जो है पिछड़े समाज के तौर पे लड़ा। पेरियार साहब ने इस लड़ाई को जो है लड़ा। मामन रामस्वरूप वर्मा जी ने इस लड़ाई को लड़ा। कर्पूरी ठाकुर जी ने इस लड़ाई को लड़ा। तो बहुत सारे पिछड़े और दलित लोगों ने जो है कभी साथ में मिलकर के कभी अलग अलग जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई सबकी है, सबको मिलकर के लड़नी है। जिस तरीके का विचार आज काम कर रहा है बहुजन महापुरुषों के विचारों के खिलाफ, उससे लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, इस विचार को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यही विचार आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। अच्छा सर, एक बहुत ही मुख्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको वर्तमान में देखा जाए एक नज़रिए से। पिछले चुनाव की लेकर के बात करूंगा मैं कि पिछले चुनाव में एक हवा सेट हुई, हवा सेट एक नैरेटिव सेट हुआ जिसको लेकर के संविधान, बाबा साहब की तस्वीर को दिखाना, बहुजन राजनीति पर मुद्दा उठाना। अच्छा, ये दरअसल ये मुद्दे हैं, ये किस पार्टी को करने चाहिए थे और इस पार्टी पर काम कौन कर रहा है? नहीं, जिन लोगों को ये इस तरह के मुद्दों पर काम करने चाहिए, तो दलितों का संविधान, अब ये जैसे जितने भी दलित समाज के लोग हैं, खास करके बहुजन समाज के लोग, जिसमें जो है बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और उनकी बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को वो लोग संभाल रहे हैं। तो संविधान की लड़ाई सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी को लड़नी चाहिए। आरक्षण का लाभ मैं कहूँ जिस वर्ग को मिला और उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ तक आई और विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तक बनाए, तो आरक्षण बचाने की लड़ाई दरअसल उनको लड़नी चाहिए। अब जब वो लड़ाई, उस लड़ाई को वो लोग कायदे से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो एक दूसरा व्यक्ति उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो आगे आया। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस लड़ाई में दिखावा ज़्यादा था और दलितों या पिछड़ों के आरक्षण को बचाना या संविधान को बचाने को लेकर के उस तरीके की भावना नहीं थी। और एक नैरेटिव सेट करके जो है वोट शिफ्ट हुआ, दलितों का भी बहुत वोट शिफ्ट हुआ और उसका फायदा भी बहुत अच्छा, फायदा भी मिला, वो मिलना भी था। अब दरअसल ये था कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में 2024 के चुनाव में दिखाई नहीं दी। तो उनका जो वोटर है, एक तरफ भाजपा ये कह रही है कि हमें 400 सीटें अगर मिल जाएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे, अगर 400 सीटें मिल जाएंगी तो हम दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो दलित समाज के अंदर एक चिंता का भाव घर कर गया और वो ये देख रहे हैं कि उनकी अपनी जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, वो कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही है। तो उनको ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी को हम बाद में देख लेंगे, पहले हमको जो है भाजपा को रोकना है और बीजेपी को रोकने के लिए अगर वो 400 सीटें उसे मिल गई तो हो सकता है संविधान खत्म हो जाए। और दलित समाज का पूरा अस्तित्व संविधान के आधार पर टिका हुआ है, उनको सब कुछ संविधान से मिला है। तो वो संविधान को बचाने के लिए जो लड़ता हुआ दिखाई दिया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये लड़ते हुए दिखाई दिए। अभी कितना लड़ रहे हैं इनको पता होगा, लेकिन लड़ते हुए जब ये दिखाई दिए तो दलित समाज ने ये सोचा कि बहुजन समाज पार्टी को बाद में देखेंगे, पहले संविधान को बचा लिया जाए। अगर संविधान बचेगा तो अस्तित्व बचेगा, तो आरक्षण बचेगा, बाकी सारी चीजें बचेंगी, लड़ने का अधिकार भी संविधान से मिला है तो वो बचेगा। तो उन्होंने एक भारी मात्रा में वोट उनका उस तरफ सपा और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। तो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद निकले, कांग्रेस के 6 सांसद निकले और भारी मात्रा में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में सांसद जिताए। तो एक नैरेटिव सेट हुआ जिसमें दलित समाज के लोगों ने, जब उनको लगा आरक्षण बचाना है या संविधान बचाना है, तो उस तरफ वो शिफ्ट हो गए। ये लड़ाई दरअसल बसपा को लड़नी चाहिए थी, वो उससे चूक गए, वो लोग उस लड़ाई को नहीं लड़ पाए, तो वो शिफ्ट हो गए उस तरीके। अच्छा, ये जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने सुरक्षा की गारंटी ली थी दलितों की, बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी ली थी कि हमको वोट करिए आप, हम संविधान बचाएंगे और बाबा साहब के बने हुए संविधान को भी बचाएंगे और आपकी सुरक्षा भी करेंगे। लेकिन उसके बाद एक कांड हुआ मथुरा में, 2 बहन बेटियों के साथ बड़ी बदसलूकी की गई, उनकी इज्जतें और अस्मतों पर डाका डालने का पूरा प्रयास किया गया उन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा। क्या ये सत्य बात है कि वोट लेने के बाद उन्होंने सुरक्षा का वादा दिया था? क्या वो ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। किसी पार्टी ने अगर ये कहा है कि वो दलितों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसको वोट दे दीजिए, और दलितों ने उधर अपना वोट दे दिया, तो पार्टी का जो अपना उनका जो जनाधार है, उसके अलावा आप देखें कि भारतीय जो समाज है वो जाति व्यवस्था पर टिका हुआ समाज है। हजारों साल से जातियां विद्यमान हैं और ऊंची जाति है जिसको हम जो है वर्ण व्यवस्था में, जैसे ब्राह्मण हुआ, फिर क्षत्रिय हुआ, फिर वैश्य हुआ, फिर शूद्र हुआ, उसके नीचे अछूत हुए और उसके भी नीचे आदिवासी हुए, उस तरीके से। और उसके बाद जैसे जब आप शूद्रों में आएंगे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों एक ही जातियां या वर्ण हैं,
आज भी वर्ण के रूप में यहाँ जातियां आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे आप शूद्र में आएंगे तो ओबीसी समाज में 6,743 जातियां बनी हुई हैं। एससी में आप आएंगे तो 1,500 से ज्यादा जातियां बनी हुई हैं, और आप आदिवासियों में चले जाएंगे, एसटी में जाएंगे 1,000 से ज्यादा जाति उधर बनी हुई हैं। तो यहाँ जाति के आधार पर शोषण है। एक जाति जो ऊपर है वो अपने से नीचे जाति को देखती है और उसका शोषण करती है। तो और उस तरीके का एक समाज जो है बहुत लंबे समय से बना हुआ है, अभी वो चेतना समाज में नहीं आ रही है। बाबा साहब ने ऐसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया और संविधान में इन चीज़ों का समावेश किया, लेकिन संवैधानिक मूल्यों को अभी बहुत सारी जातियां उसको नहीं समझ पा रही हैं शिक्षा के अभाव की वजह से, और एक जाति दूसरी जाति का शोषण करने पर अभी भी आमदा है। तो जिन लोगों ने शोषण किया, जो यादव समाज के लोग थे, मैं देखता हूं कि चाहे भले ही उनका पार्टी से अगर ना भी रिश्ता हो, तो जाति के आधार पर वो शोषण हुआ कि दलित नीची जाति है और वो अपने आप को दलितों से ऊपर समझते हैं, तो उस आधार पर उन लोगों ने दलितों की बेटियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तो वो भी उसका एक तरीका है। और आपने कहा कि अखिलेश यादव जी ने उनका वोट ले लिया, सुरक्षा का जो वादा किया वो वादा नहीं निभाया। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी ने वोट लिया जो बहुजन दलित समाज का, वो गुमराह करके दलित समाज को वोट ले लिया आरक्षण बचाने के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाने की कोई लड़ाई कभी लड़ी नहीं। आरक्षण बचाने की बात है तो संसद में आरक्षण में प्रमोशन का बिल समाजवादी पार्टी के ही एक सांसद ने फाड़ा था। तो ये दलित समाज को याद रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने कोई आरक्षण बचाने की कभी लड़ाई लड़ी नहीं, बल्कि आरक्षण में प्रमोशन का जो बिल था वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ा जो है। लेकिन मैंने कहा एक नैरेटिव उस समय सेट हुआ, और चूंकि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर लोगों को दिखी और लोगों को लगा कि पहले हमें संविधान बचा लेना चाहिए जिससे लड़ने का अधिकार कम से कम बचा रहे, बसपा और बाकी पार्टियों को बाद में देख लेंगे, तो वो उधर शिफ्ट हो गए। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर लड़ते हुए दिखाई दे रही होती तो ये वोट उधर शिफ्ट नहीं होता। हाँ, एक और सवाल है सर, जो कि शिक्षा सबसे ज़्यादा मुख्य और प्रमुख मानी जाती है मानव जीवन के लिए। काफ़ी विद्वानों ने बोला है कि अगर शिक्षा नहीं है तो जो मनुष्य है वो एक पशु के समान। जो आज की पीढ़ी जो इस तरह से उभर के आई है वो एक शिक्षा की वजह से आई है, जिसकी स्थापना आरक्षण से रखी गई। इसकी नींव साहू जी महाराज से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद बाबा साहब ने उसे अंकित किया गया संविधान के द्वारा, और संविधान को फिर लागू होने के बाद ये चीज़ें प्राप्त हुई। और आज वही चीज़ें, ऐसा क्यों लगता है कि जो आरएसएस है और बीजेपी इस चीज़ को समझ गई है कि जो दलित हैं, जो शिक्षा को लेकर, जो हमने फ्री शिक्षा, जो एजुकेशन दी इनको, उसको लेकर के इनको जो ऊपर आने का जो अवसर मिला उसको ही वो काटने का काम कर रहे हैं। क्या शिक्षा उनके लिए दलितों के प्रति नफरतदायक है? देखिए, आरक्षण की बात है तो आरक्षण बहुत पहले से चलता आ रहा है समाज में। सबसे पहले आरक्षण छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने अपनी रियासत में 26 जुलाई 1902 को जो है लिखित में एक आदेश जारी किया कि गैर ब्राह्मण जो है 50% जगहों पर गैर ब्राह्मण लोगों को नियुक्त करने का आदेश जारी किया। तो उस समय भी उनकी रियासत में ब्राह्मण ऊंची जाति के लोगों ने भारी विरोध किया था। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर उसी रिजर्वेशन के लिए, जब पृथक निर्वाचन व्यवस्था के लिए जब लड़ रहे थे, भारत से और लंदन तक की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से और उस तरीके से लड़ी, तो उस समय भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया। गांधी जी जो है, जब बाबा साहब को पृथक निर्वाचन व्यवस्था मिली दलितों के लिए, तो गांधी जी अनशन पर चले गए, और अनशन पर जाने के बाद में भारी दबाव बाबा साहब के ऊपर आया और उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया। लेकिन पूना पैक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने कम से कम इतना लिया कि दलितों के लिए जो सीटें थी, आरक्षण जो है उसको दुगनी सीटों में जो है बदलवा लिया, दुगना आरक्षण दे लिया। तो उस समय भी आरक्षण जब बाबा साहब को मिला तो उस समय भी भारी विरोध हुआ। उसके बाद संविधान सभा में बाबा साहब नियुक्त होकर के आए, और जब आरक्षण पर बाबा साहब जब बहस कर रहे थे, जब डिबेट संविधान सभा में जब चल रही थी, तो बाबा साहब ने देखे कि आरक्षण के लिए कई दिन तक लगातार खड़े होकर के, एक दिन में 10-10, 12-12 घंटा बाबा साहब अम्बेडकर खड़े होकर के उसमें जो है अपना पक्ष रखते थे कि आरक्षण क्यों जरूरी है, उस वंचित समाज के लिए क्यों आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण लेबलीकरण के लिए, समतलीकरण के लिए जरूरी है। हजारों साल से जिन लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया, अब अगर हम लोकतांत्रिक भारत में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की अगर बात करते हैं, सबको पहले बराबर करना होगा हम लोगों को। तो सबको बराबर करना होगा तो जो सबसे नीचे हो उसको थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए, पुश करने के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट, तो रिजर्वेशन को लागू कराने के लिए बाबा साहब ने बहुत लंबी लड़ाई संविधान सभा में लड़ी। उस समय विरोध हुआ। फिर संविधान जब लिख दिया गया तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लिख करके बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया, उसके ठीक 4 दिन बाद आप देखें 30 नवंबर 1949 को आरएसएस जो संगठन है उसका एक मुखपत्र निकलता है, और 2 मुखपत्र निकलते हैं उसके, एक इंग्लिश में ऑर्गेनाइजर निकलता है
और हिंदी में पांचजन्य निकलता है। तो जो ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी का जो मुखपत्र था उसमें 4 दिन बाद, संविधान लिखे जाने के 4 दिन बाद ही उस ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने ये कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते और हम ना भारतीय संविधान को मानते हैं, ना भारतीय झंडे में हमारी कोई आस्था है, ना भारतीय जो है ना लोगों को मिले हुए आरक्षण में हमारी कोई आस्था है। तो उस समय से आरक्षण का विरोध जो है शुरू हो गया, संविधान का विरोध किया और भारतीय झंडे का भी उन लोगों ने विरोध किया, भारतीय झंडे को कुचला, उनको जलाया तक था आरएसएस के लोगों ने। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लिखा तो बाबा साहब अम्बेडकर के ही पुतले जलाए गए। बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा आरएसएस के लोगों ने यहीं दिल्ली में जो है रामलीला मैदान में जो है निकाली। तो उसी समय से लगातार विरोध चलता आ रहा है। उसके बाद जब आरक्षण लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद, तो उसके कुछ समय बाद फिर कांग्रेस ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि 29 जून 1961 को कांग्रेस के जो पूर्व पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राज्य के जितने मुख्यमंत्री सब में बाकायदा एक लेटर जारी करके ये कहा कि मैं किसी तरह के आरक्षण को पसंद नहीं करता। और जब इतना ताकतवर प्रधानमंत्री अगर इस तरीके के लेटर जारी कर रहा है राज्यों को, तो अब देखें फिर वहाँ आरक्षण कैसे जो है भरा जाएगा। तो वहां से क्या हुआ कि उन्होंने जो वैकेंसी जो निकलती थी आरक्षण के तहत, जैसे 100 वैकेंसी अगर निकली हैं तो दलितों को अगर 20 वैकेंसी उनमें मिलनी है, तो वहां दलितों की सिर्फ 10 वैकेंसियों को भरा गया, 10 खाली छोड़ दी गई। तो ये स्थिति लगभग 20-22 साल 25 साल तक चलती रही। 1970-80 के दशक में आते आते आप देखेंगे कि लाखों वैकेंसियों का बैकलॉग तैयार हो गया। तो ये किसकी वजह से हुई है? कांग्रेस की और पंडित नेहरू की वजह से बैकलॉग तैयार हुआ। लाखों भर्तियों को भरा नहीं गया। वो बैकलॉग आज देखें तो आपका 1 लाख भर्तियां जो बैकलॉग की हमें दिखती हैं दलित समाज की, जो किसी तरीके से भरी नहीं गई, जिनको भरा जाना चाहिए था। उसके बाद 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बन गई, तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में संविधान का विरोध करना, भारतीय झंडे का विरोध करना शामिल रहा। और आरक्षण की जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये आरक्षण के घोर विरोधी हैं, क्योंकि इनका मानना है कि आरक्षण से दलित और पिछड़े समाज की जो पीढ़ियां तैयार हुई हैं, खासकर दलित समाज की, आदिवासी समाज की जो पीढ़ियां तैयार हुई हैं, उनसे इनको खतरा महसूस होता है। इनको लगता है कि इनको वही अपने पुराने धंधों में, काम धंधों में लौट जाना चाहिए। चमार है तो चमड़ा उधेड़ेगा, धोबी है तो कपड़ा धोएगा, नाई है तो बाल काटेगा, है ना, लोहार है तो लोहा पीटेगा। तो इस तरीके के जो काम हमें हजारों साल से कराए जा रहे थे, उसी में इनको वापस धकेल दिया जाए। लेकिन फिर भी इतने विरोध के बावजूद भी जो आरक्षण हमें मिला, उसके बाद हम लोग यहाँ आए, IAS IPS कलेक्टर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने हम लोग। फिर राजनीतिक आरक्षण से विधायक बने, सांसद बने, मंत्री, मुख्यमंत्री तक हम लोग बने। और साहब कांशीराम ने इस मूवमेंट को बहुत तेजी से आगे चलाया। 1964 में साहब कांशीराम जब निकल करके आए, सबको छोड़ करके, तो ये मूवमेंट बहुत आगे आया और काफ़ी हद तक आरक्षण जो हमारा नुकसान हो रहा था उसको साहब कांशीराम ने पूरा कराया। और जो पिछड़े समाज का जो आज आरक्षण है, उसमें भी साहब कांशीराम की बहुत बड़ी भूमिका है। 1990 में साहब कांशीराम ने जब बीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया, तो उसमें एक ये भी शर्त थी कि आप मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। जब बीपी सिंह सरकार ने उसको लागू करने से हिचकिचाने लगे, तो साहब ने आंदोलन किया। दिल्ली में साहब ने बहुत बड़ा धरना लगा दिया और जो है और ये कह दिया कि मंडल कमीशन लागू करो या फिर गद्दी खाली करो। तो उसके बाद बीपी सिंह पर जब दबाव पड़ा, तो बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया और पिछड़ों का रिजर्वेशन या आरक्षण मिलना शुरू हुआ। और आरक्षण उसके बावजूद भी आज तक आप देखें कि आज तक दलितों के आरक्षण की जो सीटें हैं, वो कहीं किसी भी विभाग में, किसी भी जो है मंत्रालय में आज तक पूरी नहीं भरी गई हैं। बैकलॉग की बहुत सारी भर्तियां हैं। तो आरक्षण का विरोध तो आरएसएस हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, जितने भी सवर्ण मानसिकता के, ब्राह्मण मानसिकता के, ब्राह्मणवादी सोच के जो लोग हैं, जो दलितों को दलित बनाए रखने के पक्षधर हैं, पिछड़ों को पिछड़ा बनाए रखने के पक्षधर हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक कोशिश की और आज तक वो कोशिश करते हैं कि दलितों का आरक्षण छीन लिया जाए या उनसे व्यवस्था छीन ली जाए। तो ये हमेशा से आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं और आज भी घोर विरोधी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा सर, आपके संगठन और आपके कार्यकर्ताओं ने और आपके समर्थकों ने जो कि स्कूल मर्ज का जो शासनादेश जारी किया सरकार ने, उसके लेकर उसके संबंध में आपने धरना प्रदर्शन किया। उससे पहले किसी पार्टी, किसी संगठन, चाहे हम राष्ट्र पार्टी कह लें, चाहे क्षेत्रीय दल कह लें, किसी भी संगठन ने उसका विरोध नहीं किया। मैंने देखा कि पहले ऐसा संगठन था जो आपके संगठन ने उसका विरोध किया। क्या शिक्षा को लेकर के जो स्कूल मर्ज के जो शासनादेश जारी किए इन लोगों ने, क्या ये ठीक है लोकतंत्र के लिए या दलित समाज के लिए, ओबीसी एसटी समाज के लिए? देखिए, इसमें दो बातें मैं समझता हूँ। पहली तो ये कि इस पर जब सरकार का ये आदेश निकला था कि हम 5000 स्कूलों को मर्ज करने जा रहे हैं, और उससे पहले ही मैं बहुजन महासभा के जो कैडर लगते हैं उसमें मैं बहुत कई महीने पहले से बताना शुरू कर दिया था
कि 5,000 स्कूलों की आड़ में जो 28,000 स्कूलों का आंकड़ा इनके पास है, ये पूरे स्कूलों को बंद कर देंगे। ये मैं लगातार बता रहा था। उसके बाद जिस दिन बंद करने का आदेश आया, उसके कुछ समय बाद बहुजन महासभा ने एक बड़ा आंदोलन अलीगढ़ में मंडल स्तर पर जो है किया था और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। और उसके बावजूद भी इन लोगों ने के जितने स्कूल इनके पास में आंकड़े थे, मुझे लगता है कि करीब 20,000 के आसपास स्कूल सरकार बंद कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि जिन पार्टियों का आधार ही संविधान है, जिन पार्टियों का आधार डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन पार्टियों का आधार शिक्षा से ही बना, साहब कांशीराम जब निकल करके आए तो सबसे पहला संगठन उन्होंने बामसेफ बनाया। बामसेफ SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे, उन सारे लोगों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया। यानी कि शिक्षा जिन लोगों को मिल गई थी उनका, और जिन लोगों को नौकरियां मिल गई थी शिक्षा से, आरक्षण से, उनका साहब ने संगठन बनाया और बहुत बड़ा देश स्तर का संगठन खड़ा किया। उसके बाद DS4 बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनी। तो बहुजन समाज पार्टी का पूरा आधार ही जो शिक्षा पर टिका हुआ था। लेकिन मुझे आज ये देख के अफसोस होता है कि बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को जो है नहीं लड़ रही है। उनके एजेंडे में आज शिक्षा नहीं है, उनके एजेंडे में आज रोजगार नहीं है, उनके एजेंडे में दलित और पिछड़ों की नौकरियां नहीं है, उनके एजेंडे में आरक्षण भी नहीं है। अब देखें, जब ये सरकार ने आदेश जारी किया तो बहन जी का एक स्टेटमेंट ट्वीट आया और बहन जी ने कहा कि इस तरीके से उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तब हम इसको जो है देखेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि अगर सरकार नहीं बनती है, अगर आने वाले 10-20 साल में सरकार नहीं बनती है, 10 साल पहले ही हो गए सरकार को जो है गए हुए, 13 साल हो गई, और 13 के आप 2 साल बाद 15 साल हो जाएंगी, तो 15 साल सरकार को गए पहले हो गई, और 15 साल अगर लग जाएंगी तो 30 साल में जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकारी अगर बनी हुई है, जिनमें दलित समाज का बच्चा पढ़ने जा रहा है, हमारे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, IAS IPS कलेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वकील इंजीनियर अगर बन रहे हैं, और वही लोग बहुजन समाज पार्टी और दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो अगर उनके पास शिक्षा नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। बहन जी ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम वापस इन स्कूलों को जो खोल देंगे। अगर सरकार नहीं बनेगी तो क्या हम हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहेंगे, क्या इन स्कूलों को बंद हो जाने देंगे। मैंने एक आंकड़ा बताया कि अगर सरकार 28,000 स्कूलों को बंद कर देती है तो लगभग 12 से 13 लाख दलित समाज के, पिछड़े समाज के बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल का मुंह नहीं देखेंगे। एक साल में अगर 12 लाख, मैं कह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज अगर 10 लाख मान लें, 10 लाख बच्चा एक साल में दलित पिछड़े समाज का उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ अगर स्कूल जाने से वंचित हो जाएगा, तो आप लगाएं कि 10 साल में कितना बच्चा हुआ, 1 करोड़। 20 साल में कितना हुआ, 2 करोड़। यानी कि एक पीढ़ी जब बदलेगी 20 साल में, तो 20 करोड़ बच्चा ऐसा होगा जो सड़कों पे होगा, जिसके हाथ में किताब नहीं होगी, कॉपी नहीं होगी, पेंसिल नहीं होगी, जिसके हाथ में जो है या तो भाला होगा जिसके हाथ में, या त्रिशूल ये लोग थमा देंगे उसके हाथ में, हथियार थमा देंगे, बम थमा देंगे हमारे बच्चों के हाथ में, या फिर वो कहीं मजदूरी कर रहा होगा, कहीं जो है ईंटों को ढो रहा होगा, कहीं मिट्टी को ढो रहा होगा, कहीं नाली की सफाई कर रहा होगा, या कहीं जो है इस तरीके की मजदूरी कर रहा होगा। 2 करोड़ बच्चे, आप इसकी गंभीरता समझते हैं कि अगर हमने ये लड़ाई, अगर हम लोग नहीं लड़ रहे हैं तो 2 करोड़ बच्चे अगली पीढ़ी पहुंचने तक उनके हाथ में शिक्षा नहीं होगी, इतना बड़ा वर्ग। और ये वो 2 करोड़ बच्चे होंगे जो IAS IPS कलेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वकील इंजीनियर बन करके समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, राजनीति में जा करके बहुजन समाज पार्टी या दूसरी जो पार्टियों में जाकर के बढ़िया काम कर सकते हैं, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। और अगर इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये सस्ते श्रम के रूप में दूसरे लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा, इनको गुमराह करना बहुत आसान हो जाएगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर इनसे हिंसा भी करवाई जा सकती है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे की अगर सोचें, हम लोग अगर गंभीरता से सोचें, तो आप सोचें कि हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने पर ये लोग तुले हुए हैं। हमारी शिक्षा का एकमात्र आधार सरकारी शिक्षा है। हमारे पास कितने ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहां हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, या है भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन लोगों की, तो हमारे पास कितने ऐसे संसाधन या पैसे हैं जो हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन करा देंगे। अब बताएं, हम अपने बच्चे को प्राइवेट में आज भी नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। हम स्कॉलरशिप पढ़ करके, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया, उसके बाद जो स्कॉलरशिप हमें मिलती थी, स्कॉलरशिप से पढ़ करके हम लोग यहाँ तक आए। मैं खुद जो है आरक्षण से और स्कॉलरशिप से पढ़ करके, मेरी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से हुई, जो है छात्रवृत्ति से हुई। और अगर सरकारी स्कूल नहीं होते तो मैं आज के सामने, आपके सामने प्रोफेसर बनकर के नहीं बैठा होता। मेरी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई। मैं आज तक प्राइवेट स्कूल में जाने की स्थिति में नहीं था। मेरे पिताजी मजदूर थे, और मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग हैं जो भारत में मजदूर हैं, और उत्तर प्रदेश में करोड़ों दलित समाज के लोग मजदूर हैं। उनका एकमात्र शिक्षा पाने का आधार सरकारी स्कूल है। 28,000 स्कूल जब सरकार ने बंद कर दिए या मर्ज कर दिए, तो मैंने कहा कि लाखों बच्चे हर साल शिक्षा से वंचित हो गए। अब इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए? हमारी पार्टियों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इनको जो है दोबारा से जो है खोल देंगे। और सरकार नहीं आएगी तो नहीं खोलेंगे क्या? और एक बार और सरकार नहीं आई, अगली बार फिर उन्होंने 28,000 स्कूल बंद कर दिए। तो जब तक तुम्हारी सरकार आएगी
तो तब तक तो ये पूरे जितने प्रदेश के स्कूल हैं या तो इनको बंद कर देंगे या फिर इनको प्राइवेट कर देंगे। तो जो बच्चा हमारा है वो कैसे पढ़ेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बसपा को 3 पीढ़ियों से हम लोगों ने सींचा है, वोट दे करके, नोट दे करके हम लोगों ने सींचा है, लेकिन उस पार्टी ने जब इस तरीके के स्टेटमेंट अब आ रहे हैं या इस तरीके की जो लड़ाई है वो जब लड़नी छोड़ दी, तो दलित समाज जो है अब जो है उम्मीदें लगा कर दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और है बसपा को लेकर ही है। बसपा में हम 2022 से शायद मैं भी सुनता आ रहा हूँ और काफ़ी सारे साथी हैं वो भी सुनते आ रहे हैं कि 50% युवाओं की बसपा पे भागीदारी होगी। मतलब वो किस प्रकार की युवाओं की भागीदारी देखना चाहते हैं? हमने तो अभी तक देखा नहीं है और ना हमको देखने को मिला। मेरी शायद 28 वर्ष की अवस्था हो गई है, हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। वो किस तरह की मतलब लीडरशिप चाहते हैं युवाओं की? मुझे नहीं पता कि बसपा में कौन ये कहता है कि 50% हिस्सेदारी युवाओं को दी जाएगी। मुझे बसपा में कोई खास युवा दिखाई नहीं देते। आप जिला स्तर पर देख लें, जितनी भी टीम है वो सब 50+, 60+ वाले लोगों की बनी हुई है, और युवा कहीं होंगे भी तो मुझे लगता है कि जिन युवाओं को सही में हिस्सेदारी देनी चाहिए उन युवाओं को बहुजन समाज पार्टी अब हिस्सेदारी नहीं देती है। इसीलिए जब आज़ाद समाज पार्टी बनी तो आप देखेंगे पूरा यूथ अब 10 साल में आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ गया नहीं, क्या शिफ्ट हुआ? क्यों? लगभग चला गया। हाँ, लगभग मैं मानता हूँ कि यूथ लगभग बहुजन आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जा चुका है। उसके कारण है बहुत सारे कि यूथ को जब स्पेस नहीं मिलेगा अपनी ही पार्टी में, जब यूथ को स्पेस नहीं मिलेगा, काम करने के अवसर उसको नहीं मिलेंगे, वो मिशनरी है, वो मूवमेंट के लिए काम करना चाहता है, पार्टी के लिए काम करना चाहता है, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उसको किसी भी तरीके से नहीं लेना चाहते हैं, उसको हाशिए पर डाल देना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो काम करना चाहते हैं। तो जब इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो धीरे धीरे करके उनका मोह भंग हुआ। आज देखें कि 5 साल में आज़ाद समाज पार्टी के साथ कितना बड़ा एक यूथ जुड़ गया है, आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीएसपी को भीड़ बढ़ाने वाले युवा पसंद है या फिर ना बोलने वाले युवा पसंद है? ये तो बहुजन समाज पार्टी बता सकती है किस तरह के युवा पसंद है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक समय ऐसा था जब इसी बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ी मात्रा में एक लीडरशिप पैदा की है। दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी बहुजन समाज की लीडरशिप तैयार की है। आज जितनी भी पार्टियां हैं पूरे देश में, शायद ही कोई पार्टी ऐसी होगी जिसमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा तैयार किए गए लीडर ना गए हों। लेकिन ये सब साहब कांशीराम के दिन था, उनके पास एक विजन था, उनके पास एक मिशन था, तो बहुत दूर की सोचने वाले शख्सियत थे साहब कांशीराम जी। तो एक बहुत लंबा जो है कैडर तैयार किया उन्होंने, लीडरशिप तैयार की, और जिस लीडरशिप को उन्होंने तैयार किया, आप देखें बहुजन समाज पार्टी उस लीडरशिप को भी नहीं बचा पाई, वो सारी लीडरशिप टूट टूट कर दूसरी तरफ चलेगी। तो अब हमें इस बात पर चिंतन करने की बजाय कि वो लोग लीडरशिप दूसरी तरफ क्यों चली गई, हमारी अपनी लीडरशिप आज क्यों नहीं बन पा रही है, युवाओं की लीडरशिप क्यों नहीं बन पा रही है, बजाय इस बात पर चिंतन मनन करने के हम लोग उनको गाली दिए जा रहे हैं बसपा के लोग जो है कि देखिए वो वहाँ चला गया, वो दलाल है, वो ये है, वो है। हमें दरअसल ये चिंतन करने की आज आवश्यकता है कि वो लोग क्यों इस पार्टी से उनका मुंह भंग हो गया, आज दूसरे को लीडरशिप क्यों नहीं तैयार हो रही है बहुजन समाज पार्टी में, इस पर चिंतन करने की मुझे लगता है जरूरत है।